हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं चंद्रपाल यादव और आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं आपके सामने जो ज्योग्राफी का हमारे जो लेक्चर चल रहे हैं और उसके तहत ये हमारा तीसरा लेक्चर है। यदि आपने हमारे पिछले लेक्चरों को नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप वहां से देख सकते हैं। और आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो तीसरा चैप्टर है हमारा भारत के भूगोल के तहत, और उसमें आज हम भारत के भौतिक प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे और बताएंगे कि भारत के भौतिक प्रदेश की क्या विशेषताएं हैं, उनका महत्व क्या है, किस क्षेत्र में कैसे कैसे फैले हुए हैं, उन सब की आप चर्चा करेंगे। और आज कोशिश करेंगे कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उन सबको कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बिना समय बिताए आज हम चर्चा करते हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है तो वो ये है, सब लोग नोट्स बनाते जाइएगा। भारत का भू आकृतिक प्रदेश, इसको कहीं कहीं भारत का भौगोलिक प्रदेश भी लिखा होता है। इसमें अगर देखेंगे तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है उसमें देखेंगे कि भारत को लगभग विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया है। जैसे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जिसमें हिमालय पर्वत श्रेणी आती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग, दक्कन का पठार और तथा तटीय प्रदेश यानी जिसमें पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की हम व्याख्या करेंगे, तथा साथ ही साथ जो द्वीपीय समूह है जिसमें लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह हैं। तो इत्यादि प्रकार में भारत के भौगोलिक प्रदेश की आकृति के अनुसार भारत को बांटा गया है, जिसमें आज हम जो चर्चा करेंगे पहले देखते हैं भारत को कितने भागों में बांटा गया है। तो ये है उत्तर का हिमालय, नंबर 2 गंगा व ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग। तीसरे हम अगर प्रदेश की बात करें यहाँ पे तो ये है दक्कन का पठार। चौथे प्रदेश की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें घाट हो गए, अर्थात पूर्वी एवं पश्चिमी घाट, दोनों घाट हैं यहाँ पे आते हैं। अगर पांचवें प्रदेश की हम बात करें तो वो है द्वीप समूह। द्वीप समूह में अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से हम जो चर्चा करेंगे वो है लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तो वैश्विक रूप से लगभग भारत के भौतिक प्रदेश की आकृति के अनुसार देखा जाए तो भारत को 5 भागों में बांटा गया है, जैसे हमने अभी बोर्ड पे मेंशन किया है। और इसमें देखेंगे कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण अगर हम बात करें जो ज्यादा मैदानी इलाका है तो ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग है। बाकी दक्कन का पठार दक्षिण भारत में है। तो देखेंगे पहले मैप के माध्यम से समझेंगे और वहां पे जानेंगे किस प्रकार की आकृति यहाँ पे दर्शाई गई है। तो एक सबको डायरेक्ट छोटा सा मैप बनाइएगा यहाँ पे इस प्रकार से, और इसमें देखेंगे कि भारत के भौगोलिक प्रदेश को किस आकृति में बांटा गया है। ये देखिए सपोज एक भारत का मैप समझ लीजिए।
और इसमें देखेंगे ये जो भाग देख रहे हैं आप, यहां से लेकर ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जिसमें निम्न राज्यों से ये फैला हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पूर्वोत्तर की ये जो राज्य हैं इसमें भी फैला हुआ है, जैसे नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा इत्यादि में ये फैला हुआ है। तो ये जो भाग है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, जो एक चापानुमार है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। ये जो भाग देखेंगे यहाँ से लेकर यानी अरावली पर्वत श्रेणी से लेकर ये पर्वत श्रेणी है, इस प्रकार से यानी श्रेणियों को यहाँ पे मैप में इस प्रकार से दर्शाया जाता है। ये अरावली पर्वत श्रेणी है और ये जो आप भाग देख रहे हैं यहां से लेकर ब्रह्मपुत्र तक, ये जो भाग देख रहे हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, जहां पे भारत की लगभग 40% से आबादी ज्यादा इसमें निवास करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में। इसके बाद देखेंगे तो ये जो भाग देखेंगे आप यहां से इस प्रकार से, ये जो मैंने एक त्रिभुजाकार एक भाग बनाया आपके सामने, ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है ये त्रिभुजाकार। और ये जो आप एरिया देख रहे हैं इधर एरिया है, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट है इधर वाला। तो यहां देखेंगे ये उत्तर का पर्वतीय प्रदेश है, यानी उत्तर में है इसलिए पर्वतीय प्रदेश है, ये पर्वतीय प्रदेश। ये गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान है, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ये दक्कन का पठार है, दक्कन का पठार है। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको समझाया था उसी को हम कंटिन्यू रखते हैं। वो हमने भूगर्भीय संरचना के बारे में बताया था और यहाँ हम ये भौगोलिक संरचना के बारे में बताएंगे। भौगोलिक संरचना यानी कि जो ऊपरी संरचना है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये जो आप भाग देख रहे हैं ये पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट है। और इधर जो एरिया का जो भाग देख रहे हैं ये वाला, ये पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट है। और यहाँ ये लक्षद्वीप है तथा यहाँ पर देखेंगे बंगाल की खाड़ी में ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। तो चलिए चर्चा करते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे देखेंगे उत्तर का मैदान, यानी सबसे पहले आप नोट बनाइएगा और आज हम खत्म करने की कोशिश करेंगे उत्तर का हिमालय यानी उत्तर का पर्वतीय प्रदेश के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो नोट बनाइएगा और समझिएगा कि उत्तर का पर्वतीय प्रदेश को किस आकृति में ढाला गया है और ये कितनी एरिया में फैला हुआ है। तो मेन हेडिंग बनाइए और समझिए यहाँ पे उत्तर का पर्वतीय प्रदेश। हो सके तो अपने अपने पास एक एटलस का, एक ऑक्सफोर्ड एटलस का मैप आता है, उसको आप खरीद लीजिएगा और वो आपके लिए काफी सपोर्ट करेगा। तो यहाँ पे देखेंगे उत्तर का जो पर्वतीय प्रदेश है वो इस आकृति में फैला हुआ है। एक मैप के अकॉर्डिंग इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये जो आकृति आप देख रहे हैं ये एक प्रकार से हिमालय पर्वत श्रेणी का एक भाग है, यानी हिमालय पर्वत श्रेणी की एक आकृति है जिसको दर्शाया गया है। इसमें देखेंगे कि इसको समांतर क्रम में बांटा गया है। तो समांतर क्रम में 4 भागों में बांटा है। तो उसको देखेंगे किस प्रकार के 4 भागों में बांटा है। ये समांतर क्रम में इसको बांटने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे ये सबसे ऊपरी जो भाग आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट डॉट करके, ये सबसे ऊपरी भाग मैंने
दर्शाया है। यानी वर्तमान में देखेंगे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। इसी को ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया है। ट्रांस हिमालय का मतलब होता है परा हिमालय, अर्थात हिमालय का वो भाग जो हिमालय से पहले इसका उद्गम हो चुका है या इसका निर्माण हिमालय से भी पहले हो चुका है, जिसको परा हिमालय या ट्रांस हिमालय का नाम दिया गया है। जो वर्तमान में देखें तो ये पामीर के पठार से जुड़ा हुआ है। पामीर के पठार और कुल्लू शान यानी ये चीन में एक श्रेणी है उससे ये जुड़ा हुआ है, तो ये ट्रांस हिमालय है। इसके अगर जस्ट नीचे देखें दक्षिण भाग में, तो ये जो भाग देखेंगे आप वो देखेंगे ये है बृहत हिमालय, बृहत या महान हिमालय, बृहत या महान हिमालय। बृहत या महान हिमालय इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हिमालय पर्वत श्रेणी में ये सबसे ऊंचा भाग है, सबसे ऊंचा भाग है हिमालय पर्वत श्रेणी में। और इसी में माउंट एवरेस्ट जो पर्वत चोटी है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, उसकी यहाँ पे इसी हिमालय के अंतर्गत आती है। और इसमें देखेंगे ये जो इससे जस्ट इसके दक्षिण में आपको भाग देख रहे हैं, ये जो भाग देख रहे हैं ये है लघु हिमालय, लघु हिमालय या इसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, मध्य हिमालय। और सबसे दक्षिणी भाग को अगर देखें यहाँ पे, ये जो भाग आप देख रहे हैं सबसे दक्षिणी वाला, इसी को कहते हैं शिवालिक हिमालय, शिवालिक या वाहे हिमालय, वाहे हिमालय। तो देखिएगा यहाँ पे प्रश्न कैसे कैसे बनता है और कैसे प्रश्न पूछने की ज्यादा संभावना रहती है। तो यहाँ प्रश्न पूछने की संभावना रहती है कि निम्नलिखित में से लघु हिमालय कौन सा है या लघु हिमालय की स्थिति क्या है। तो बृहत हिमालय और शिवालिक हिमालय के जो बीच का भाग है उसको लघु हिमालय कहते हैं और इसकी औसतन ऊंचाई बृहत हिमालय से कम है तथा शिवालिक हिमालय से अधिक है। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं लघु हिमालय की जो औसतन ऊंचाई है वो 3000 मीटर से लेकर 4500 मीटर के बीच में फैली हुई है। यहाँ देखेंगे कि ट्रांस हिमालय हमने यहाँ पे बांटा और इस प्रकार से ये देखा कि बृहत हिमालय, महान हिमालय। ट्रांस हिमालय में देखेंगे कि बहुत सारी पर्वत चोटी हैं जैसे काराकोरम, जास्कर, लद्दाख इत्यादि पर्वत श्रेणी हैं। और ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है जो गॉडविन ऑस्टिन K2 यानी K2 के नाम से है, 8611 मीटर की ऊंचाई पर है और ये हमारे भारत की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है तथा विश्व की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो वो कौन सी है? ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आती है। अब इसको हम एक एक पॉइंट के अनुसार उठाएंगे और सबको अच्छे से डिस्कशन करेंगे, लेकिन इसके आधार पर एक भूगोल वेता हैं सिडनी बुराड, और सिडनी बुराड ने हिमालय पर्वत श्रेणी को नदी घाटी के आधार पर 4 भागों में बांटा है। तो उसको हम एक बार ड्रॉ के आधार पर इसको हम समझाएंगे, उसके बाद एक एक करके हम यहाँ पे पॉइंटों को लिखाने की कोशिश करेंगे। तो इसको आप नोट बनाते जाइएगा, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकता है, लेकिन मैप के आधार पर ही नोट्स बनाइए। तो चलिए अब देखते हैं, एक भूगोल वेता है सिडनी बुराड, उनके आधार पर उन्होंने नदी घाटी के आधार पर इसको बांटा है और कैसे बांटा है उसको हम आपके सामने डिस्कशन करते हैं। तो देखते हैं भूगोल वेता सिडनी बुराड के अनुसार और समझते हैं कि उन्होंने हिमालय पर्वत श्रेणी को किस आधार पर बांटा है। यहां पे देखेंगे उसी प्रकार का एक मैप बनाएंगे। तो ये देखेंगे सिडनी बुराड के अनुसार, यहाँ पे लिख दीजिएगा, एक हेडिंग बना दीजिएगा, सिडनी बुराड के अनुसार
वुराड के अनुसार इन्होंने जो एक प्रकार से भौगोलिक प्रदेश के आधार पर यानी पर्वतीय प्रदेश का विभाजन किया है, वो किस आधार पर किया है? नदी घाटी के आधार पर किया है। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ ये सिंधु नदी है, सिंधु नदी है इस प्रकार से, और सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी, ये सतलज नदी का भाग है। सिंधु नदी से लेकर जहाँ पे सतलज नदी प्रवेश करती है, कहीं कहीं रावी नदी भी लिखा होगा, लेकिन किसी ना किसी सोर्स में और अधिकांश सोर्स में ये सतलज नदी है। यहाँ तक के भाग को ये बोला गया है पंजाब एवं कश्मीर हिमालय, पंजाब एवं कश्मीर हिमालय। अगर इसकी अगर हम लंबाई देखें तो लगभग 560 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है। कुल अगर लंबाई या चौड़ाई की बात करें तो ये लंबाई है इसकी 560 किलोमीटर, और ये है सतलज नदी, सिंधु नदी से लेकर सिंधु नदी घाटी से लेकर ये सतलज नदी घाटी तक, सतलज नदी घाटी तक, ठीक है। यहां से लेकर देखेंगे सतलज नदी से लेकर काली नदी घाटी तक, ये काली नदी घाटी है, और काली नदी उत्तराखंड तथा नेपाल की सीमा भी बनाती है, और काली नदी एक घाघरा की सहायक नदी है काली नदी। तो यहां से लेकर यहां तक के भाग को कुमायूं हिमालय का नाम दिया गया है, कुमायूं। ये कुमायूं हिमालय का नाम दिया गया है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लगभग 320 किलोमीटर के लंबाई में ये फैला हुआ है कुमायूं हिमालय, और ये उत्तराखंड, विशेषकर उत्तराखंड के भाग में फैला हुआ है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे काली नदी से लेकर यहां पर एक नदी है तीस्ता नदी, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी। ये तीस्ता नदी से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था 2017 में, आईएएस के प्रीलिम्स में प्रश्न आया था यहाँ से, क्या तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इस नदी संबंधित प्रश्न पूछा गया था। तो यहाँ तक के एरिया को देखेंगे तो ये नेपाल हिमालय का नाम भी नेपाल हिमालय कहा जाता है। अगर इसके अगर हम लंबाई की बात करें तो ये 800 किलोमीटर की लंबाई में फैला हुआ है, यानी काली नदी से तीस्ता नदी के भाग में, यानी एक प्रकार से देख सकते हैं तो ये नेपाल का हिस्सा है, और नेपाल में ये अधिकांश भाग में फैला हुआ है। और इसी भाग में जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है माउंट एवरेस्ट, जो जिसकी ऊंचाई 8,850 मीटर, कहीं कहीं 48 मीटर भी दे रखा है, वो इसी भाग में स्थित है, यानी देख सकते हैं। और उसको नेपाल में सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। तीस्ता नदी से देखेंगे, यहाँ पे एक नदी प्रवाहित होती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र। तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक के भाग को असम हिमालय का नाम दिया जाता है, असम हिमालय का नाम दिया जाता है। यानी इसकी जो अगर लंबाई की हम बात करें तो 820 किलोमीटर की लंबाई में यहाँ पे मापा जाता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये जो टोटल इसका एरिया हो गया तो लगभग 2500 किलोमीटर, यानी ब्रह्मपुत्र से लेकर और ये सिंधु नदी तक के एरिया को देखा जाए तो 2500 किलोमीटर तक भाग में हमारी हिमालय पर्वत श्रेणी फैली हुई है। यानी कि अगर औसतन इसकी चौड़ाई की हम बात करें तो चौड़ाई में अगर देखेंगे तो ये जो एरिया की हम बात करेंगे यहाँ पे तो 400 किलोमीटर इसकी चौड़ाई यहाँ पे मानी जाती है जम्मू कश्मीर में। और ये जो एरिया में अगर यहाँ पे हम इसकी लंबाई चौड़ाई की बात करें तो 160 किलोमीटर, 160 किलोमीटर ये जो आप देख रहे हैं इसकी जो यहाँ पे चौड़ाई देख रहे हैं तो 160 किलोमीटर चौड़ाई यहाँ पे मानी जाती है।
अब इसको देखेंगे, ये जो दो भाग हैं इसको आप जोड़ दीजिए, यानी पंजाब एवं कश्मीर हिमालय और कुमाई हिमालय को जोड़कर इस एरिया को बोला जाता है पश्चिमी हिमालय। ये पश्चिमी हिमालय माना जाता है। और इस हिमालय को, नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय, नेपाल हिमालय को मध्य हिमालय माना जाता है। और इसको देखेंगे, असम हिमालय को पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय माना जाता है। असम हिमालय को पूर्वी हिमालय माना जाता है। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं, एक संकुचन या द्रोणी का, यानी जो यूरेशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट तथा भारतीय प्लेट में एक तनाव बल ज्यादा अधिक लगा था, जिसकी वजह से ये संपीड़न ज्यादा हुआ, जिसकी वजह से ये क्या है, ये हिमालय का भाग ज्यादा उठ गया था। और इसी वजह से कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट पर्वत श्रेणी यहीं पर सबसे अधिक ऊंचाई में है, जो विश्व की लगभग सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, पर्वत चोटी है, तो वो कौन सी है, माउंट एवरेस्ट है, जिसको नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। अब हम इसको बारीकी से समझते हैं, इसके महत्वपूर्ण पॉइंट हिमालय पर्वत श्रेणी के, और जानते हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं। तो नोट करिएगा इसको, आप क्या है, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ आप ड्रॉ करते हुए जाइएगा, यानी इसको बनाते जाइएगा, ताकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण रहे। तो चलिए आप समझते हैं बारीकी से। आपके लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो महत्वपूर्ण पॉइंट में क्या क्या हो सकता है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे और समझेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु, देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु में देखेंगे, यहां पे लिखिएगा हिमालय पर्वत श्रेणी हिमालय पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम मानसून को दक्षिण पश्चिम मानसून को रोककर गंगा व ब्रह्मपुत्र के मैदानी भाग में वर्षा कराती है। देखिए एक प्रकार से देख सकते हैं कि जो हमारा इस समय जो इस ऋतु में मानसून आया है, जो 1 जून को केरल के तट पर आकर टकराता है महेंद्रगिरी की पर्वत श्रेणी से, यानी पर्वत चोटी से, और उसके बाद लगभग ये 15 जुलाई तक या 18 जून तक या उसके बाद में ये उत्तर भारत के मैदान में भी आ जाता है। और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ये क्या है, मानसून हिमालय पर्वत श्रेणी से जब टकराता है, यानी इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये जो एरिया है, ये जो मानसून है, ऐसे करके मानसून जा रहा है, तो यहाँ पश्चिमी घाट से टकराकर ये उत्तर की ओर मुड़ जाता है और एक शाखा ये बंगाल की खाड़ी की ओर चली जाती है। तो यहाँ पे मानसून टकराएगा और टकराने के बाद में ये मानसून को रोकता है और ये बाहर जाने से रोकता है,
जिसकी वजह से ये मैदानी भाग में यहाँ पे बारिश पर्याप्त मात्रा में होती है। नेक्स्ट देखेंगे दूसरा पॉइंट, शीत ऋतु में साइबेरिया की शीत लहर को भारत पहुंचने से रोकता है। और भारत को अपेक्षाकृत गर्म बनाए रखता है। यानी एक प्रकार से कह सकते हैं कि जो साइबेरिया यानी जो रूस के मैदान में बहुत ठंडी शीतलहरें होती हैं, वहां पर -45 डिग्री या 50 डिग्री तक पारा पहुंच जाता है दिन और रात का भी। अगर वो लहरें हमारे भारत में प्रवेश कर जाएं ठंड के ऋतु में, तो हमारे भारत का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, और जिसकी वजह से यहाँ पे इतना ठंड होगा कि जैसे कि देखते हैं जो शिमला और जो हमारे पहाड़ी इलाकों में ठंड रहती है, वही हमारे मैदानी भागों में ठंड रहेगी, जो काफ़ी कहीं ना कहीं एक हमारी जनजाति और हमारे मानव बॉडी के लिए काफ़ी ये प्रतिकूल होगी, और उसको ये रोकता है और अपेक्षाकृत ये गर्म बनाए रखता है। अगर नेक्स्ट हम बात करें और इसके महत्व की, ये है इसकी ऊंचाई अधिक होने के कारण से ये हमारी सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। हिमालय की ऊंचाई अधिक होने के कारण हमलावर से सुरक्षा रखता है। हमलावर से सुरक्षा बनाए रखता है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि यदि इसकी ऊंचाई इतनी है, यदि कोई तिब्बत के क्षेत्र से या चीन के क्षेत्र से अगर इसमें प्रवेश करना चाहे, तो प्रवेश करने से पहले ये काफी बार सोचेगा और इसकी ऊंचाई को क्रॉस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से हमारे देश एक रूप से उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र की स्थिति होने के कारण से सुरक्षित है। तो चलिए इसको हम ड्रॉ करते हैं और रब करते हैं, उसके बाद में और इसके महत्वपूर्ण पॉइंटों को समझते हैं। जो पर्वत श्रेणियां या यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ जो पर्वत चोटियां हैं तथा कुछ नदियां भी यहाँ से निकलती हैं, उनको तो यहाँ पे दर्शाते हैं आपके सामने और समझते हैं। तो इसको चलिए रब करते हैं। यहाँ पे इसको हमने रब किया है। अब देखते हैं और महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं। तो यहाँ पे भू आकृति प्रदेश की दृष्टिकोण से देखेंगे तो जानेंगे यहाँ पे कि जो यहाँ पे जो हिमालय के ढलानी प्रदेश में जो भू आकृति होती है, वहां पर अगर छोटे छोटे जो घास के मैदान होते हैं, उत्तराखंड में उनको बुंग्याल या प्यार के नाम से जाना जाता है, तथा कश्मीर में उनको मर्ग के नाम से जाना जाता है। मर्ग या करेवा एक भूमि होती है जो हिमालय में या फिर कश्मीर में पाई जाती है, जो केसर की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण होती है। तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट में, छोटे छोटे ढाल वाले प्रदेश, ढाल वाले मैदानी भाग
ढाल वाले मैदानी भाग को कश्मीर में करेवा कहते हैं। जो केसर की फसल के लिए उपयोगी हैं। केसर की फसल के लिए प्रसिद्ध हैं। उत्तराखंड में, नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे, उत्तराखंड में इन्हें मुंग्याल या पयार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, असम में द्वार के नाम से जानते हैं। जो चाय बागान के लिए प्रसिद्ध हैं। यहाँ पे आपने देखेंगे एक दो पॉइंट और देखेंगे महत्वपूर्ण। तो ये देखेंगे, भारत की नेक्स्ट में देखेंगे, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गॉडविन ऑस्टिन जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं। K2 का मतलब होता है काराकोरम। गॉडविन ऑस्टिन K2 जिसकी ऊंचाई है 8,611 मीटर। ये ट्रांस हिमालय में है। ट्रांस हिमालय में है, यानी भारत की ये सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो ट्रांस हिमालय यानी अर्थात वर्तमान के पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में ये फैली हुई है और एक प्रकार से ट्रांस हिमालय का भाग है। और ये दुनिया की सबसे ऊंची दूसरी पर्वत चोटी है। पहली कौन सी है? तो पहली है माउंट एवरेस्ट है। तो लिख लीजिएगा पहली कौन सी है। तो यहाँ पे समझेंगे कि ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है और यहाँ से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए हमारा लेक्चर थोड़ा सा बड़ा तो रहेगा क्योंकि ये ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है, काफी तथ्यों को यहाँ पे जोड़ना पड़ता है। नेक्स्ट देखेंगे, उत्तर के हिमालय की सबसे ऊंची चोटी
माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट, यानी इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है, जिसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से, सागरमाथा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, यह विभिन्न बारहमासी नदियों का उद्गम स्थल है। क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर की मात्रा अधिक है। यानी एक प्रकार से देख सकते हैं जो विश्व लगभग हमारे भारत की काफी बड़ी नदियां हैं, जैसे सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज इत्यादि नदियों का एक प्रकार से उद्गम स्थल है, और उनको 12 मासी यानी साल के 12 महीने ये जल प्रदान करता है। और क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर हैं जो गर्मी के दिनों में पिघलते रहते हैं और इनको जल प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि हिमालय की दृष्टिकोण से या उत्तर के पर्वतीय मैदान में जो हमने यहाँ पे जो तथ्य आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण होते हैं, उन सबको आपके सामने रखा और हमने इसको विभाजन किया, समांतर क्रम में विभाजन किया था, जिसके आधार पे उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय इत्यादि को हमने बांटा। और एक ज्योग्राफर हैं सिडनी बुराड, उनके आधार पर भी सिडनी बुराड ने नदी घाटी के आधार पर इसको निम्न भागों में बांटा है। यानी एक प्रकार से सिंधु से सतलज नदी के भाग को पंजाब एवं कुमाई हिमालय बोला है, और सतलज से काली नदी जो घाघरा नदी की सहायक नदी है उस तक के भाग को कुमाई हिमालय का नाम दिया है, तथा काली नदी से तीस्ता नदी के भाग को नेपाल हिमालय या मध्य हिमालय का नाम दिया जाता है, और तथा तीस्ता नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के भाग को इन्होंने असम हिमालय या पूर्वी हिमालय का नाम दिया। इस प्रकार से हमने यहाँ पे बारी बारी से सबको आपके सामने रखा और तथ्यों को, वो सभी तथ्यों को जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं, उन सबको आपके सामने प्रोवाइड कराया। यदि आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आए तो लेक्चर को लाइक करिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि वो भी अपनी परीक्षा को या अपने एग्जाम को कंटिन्यू रख सकें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।